लिए पड़ता है। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल बेटा? मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. Yes, ठीक है sir. बेटा। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना गुड टॉपिक इवनिंग केमिकल। सर। गुड इवनिंग जी। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से कुछ बच्चों ने कर रखा है बेटा इसको, किसी ने पहले या पहली बार ही कर रहे हैं आप? सर पहली पहली बार बार। ठीक है चलिए। बेटा देखो सर केमिकल आज बोल रहे थे बॉन्डिंग। कि लैपटॉप पे क्लास होएगी। नहीं बेटा, लैपटॉप पे क्लास तो अभी नहीं पॉसिबल हो पाएगी। एक्चुअली क्या है बेटा, मैं अभी बाहर हूँ, मैं बठिंडा हूँ। अभी क्लास भी मैंने मुश्किल से अरेंज की है। मेरे पास सर पूरा भी कितने दिन होएगी मतलब इस पे? बेटा अभी तो फिलहाल तो इस पे ही चलेगी, क्योंकि अगर मॉर्निंग में अगर आपकी क्लास होती तो मैं लैपटॉप ले लेता ऑफिस से। वहाँ पे तो अब हमारे पास सिस्टम है। तो बट मॉर्निंग में आपको कहाँ जाना पड़ता है? आपको स्कूल में जाना पड़ता है। जाना काफी तो बच्चे नहीं को पड़ता। स्कूल में, काफी बच्चे बेटा स्कूल्स में जाते हैं उस टाइम ना। सर सर कोई छुट्टियां बात हो गई नहीं हैं सर, स्कूल की। फोन से भी सर आराम से ठीक है सर, फोन भी। छुट्टियां ठीक पड़ गई हैं सर वैसे। सर छुट्टियां हो गई से अब।
ठीक है बेटा, अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हमें बॉन्ड क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड होता क्या है बेटा? ठीक है, बॉन्ड कुछ नहीं होता बेटा, इस टाइप ऑफ इंटरैक्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप की, किसी भी टाइप की बेटा इंटरेक्शन हो जाती है। ठीक है? मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास ए है, तो बेटा मेरे पास कोई बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसकी बेटा यहाँ पर ऑर्बिटल देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल है बेटा, बी की भी यहाँ पर ऑर्बिटल है। ठीक है, बी की ए वाली क्या होगी बेटा? ऑर्बिटल होगी। तो कुछ नहीं होता बेटा, जब एक ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करती है या ओवरलैप करती है तो मेरे को बॉन्ड मिलता है। ठीक है, बॉन्ड मिलता है, उसको बोलता हूँ बेटा मैं बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हमें इसी को समझना है कि जब एक ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है तो कौन कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती भी है या नहीं भी होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमें इसमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और थोड़ा सा हम स्पीड से ही रखेंगे इस चैप्टर को बेटा, मतलब अच्छी पेस से करेंगे, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ बेटा मैं टाइप ऑफ केमिकल। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ बेटा टाइप ऑफ केमिकल, टाइप ऑफ बॉन्ड। मेरे पास कितने टाइप के बॉन्डिंग होती है? ठीक, बॉन्डिंग को बेटा दो टाइप से कर सकता हूँ मैं। पहला होता है बेटा मेरा स्ट्रॉन्ग, एंड सेकंड बेटा मेरा यहाँ पर हो जाता है वीक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा ये क्या होती है, मेरे पास इंटरेक्शन हो जाती है, देयर आर टाइप ऑफ जस्ट इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें बेटा अगर मैं बात करूं, ये जो मेरे पास बॉन्ड होती है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बेटा होते हैं मेरा इंटर अटोमिक, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ मेरा क्या करता है बेटा, बॉन्डिंग शो करता है, यानी इंटरेक्शन शो करता है। जबकि वीक में क्या हो जाता है बेटा, ये होता है इंटरमोलिकुलर। ठीक है, यानी इसमें कोई टाइप का इंटरेक्शन बहुत वीक होती है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पर एटम नहीं करते, जनरली एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो करता है। इसमें कौन सा होता है बेटा? सबसे पहले मेरे पास बॉन्डिंग आती है बेटा इसके अंदर आयनिक बॉन्ड। दूसरा बेटा इसके अंदर क्या आता है? दूसरा बेटा आता है इसके अंदर कोवलेंट, सेकंड इज कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड क्या आता है बेटा? थर्ड आ जाता है इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड आता है कोऑर्डिनेट। फोर्थ क्या आता है बेटा इसके अंदर? फोर्थ आ जाता है इसके अंदर बेटा मेटेलिक बॉन्ड। फोर्थ माने मेटेलिक। ये बेसिकली मेरे पास हो जाता है बेटा चार टाइप के बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर काउंट किए जाते हैं। और बेटा जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना, यहाँ पर एनर्जी होती है मेरे पास, यहाँ पर जो बेटा एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने पर, एनर्जी वो जाता है बेटा 42 किलो जूल पर मोल। आपको याद नहीं रखना इसको, बस आइडिया पता होना चाहिए। यहाँ पर बेटा एनर्जी मेरे पास कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल यहाँ पे निकल। जबकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो एनर्जी होती है यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व वो होती है बेटा 2 से 42 किलो जूल पर। ये 2 से बेटा 42 किलो जूल पर मोल में एनर्जी यहाँ पर होती है। यहाँ पर कौन कौन टाइप की बॉन्डिंग आती है? सबसे पहला आता है बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट वन इज बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एंड सेकंड क्या आता है बेटा? सेकंड यहाँ पर आता है बेटा वेंडर वॉल बॉन्ड। दोनों ही वीक बॉन्डिंग के अंदर आता है। दूसरा हो जाता है वेंडर। इनको देखेंगे क्या वेंडर वॉल बॉन्ड होता है, कैसे वेंडर वॉल बॉन्ड को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके बारे में देख लिया हुआ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा आगे, चलिए आगे। सर 2 मिनट। डन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सबसे पहला बेटा हम हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। वीक बॉन्डिंग भी करनी है लेकिन इसको बाद में करेंगे। ये कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, ये हमें बड़े अच्छे से। ठीक, तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा ये टाइप की बॉन्डिंग बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग, रिटन है कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखो बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ए एटम है, ठीक है, और ये बेटा यहाँ पर है इसकी एक अनपेड, ठीक है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल हैविंग अनपेड। और दूसरा बेटा मेरे पास कोई एटम है, यहाँ पर भी क्या है बेटा मेरे पास एक ऐसी ऑर्बिटल है, ये बेटा मेरे पास क्या है ऑर्बिटल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा ये ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी अनपेड है, इस ऑर्बिटल में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर अगर ये दोनों बेटा ऑर्बिटल आपस में क्या कर ले, ओवरलैप कर,
क्या हो जाए बेटा यहाँ पर मेरे पास ओवरलैपिंग हो जाए, ओवरलैप। तो जैसे बेटा यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी तो क्या हो जाएगा, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, ए, यहाँ पे ले सकता हूँ बेटा बी। देखो यहाँ पर इसकी मेरे पास ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना लाइक दिस, और जो बी है बेटा उसकी मैं इस तरीके से। तो देखो अब जो बेटा दोनों का जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला जो एरिया ओवरलैप हो चुका है, इसी को बेटा कुछ नहीं, इसी को मैं बोलता हूँ कि ए मेरे पास क्या हो चुका है, बी के साथ बॉन्डेड हो, ए मेरे पास बॉन्डेड हो चुका है। तो सिंपल बेटा, जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब एक ऑर्बिटल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिटल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं, ऐसी बॉन्डिंग को बोला जाता है बेटा कोवैलेंट बॉन्डिंग। और ऑब्वियस बात है, बॉन्डिंग का सिर्फ एक ही कोज होता है, वो क्या होता है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करना। ये आप लोगों को पता होगा, बॉन्डिंग बेटा हमेशा तभी बनती है क्योंकि ऑक्टेट बनना होता है। सबके सबको क्या चाहिए, नोबल गैसेस वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसलिए कोवैलेंट बॉन्डिंग बेटा हमेशा बनती है एज ए रिजल्ट टू अटेन ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए बनती है। तो ये बेटा मेरे पास होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग, जब एक मेरे पास क्या, एक ऑर्बिटल हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करती है दूसरी ऑर्बिटल हैविंग वन पेड इलेक्ट्रॉन, such type of bonding is called क्या बेटा, कोवैलेंट बॉन्डिंग। राइट, क्लियर? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब देखो मैं आगे चलता हूँ। इसमें बेटा इसका एक पार्ट आता है बी पार्ट, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बोल देते हैं इसको, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगेन मैं ए लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया और अगेन मैंने यहाँ पर बी लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेटा कुछ चेंजेस है। मतलब बेटा ये जो एक इसकी एक ही जो ऑर्बिटल है, ये मेरे पास क्या है बेटा, फिल्ड ऑर्बिटल है। तो मैं ले सकता हूँ बेटा फिल्ड, फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या है बेटा मेरे पास, बी की कोई मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो पहले केस में क्या था बेटा, जब कोवैलेंट बॉन्डिंग थी तब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा था, यानी ओवरलैपिंग हो रही थी। इस केस में क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में यहाँ पर भी शेयरिंग तो दो इलेक्ट्रॉन की ही होती है, लेकिन वे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे होते हैं बेटा, एक ही एटम से आ रहे हो। यहाँ पर भी क्या होती है बेटा मेरे पास, शेयरिंग होती है या ओवरलैपिंग होती है, लेकिन इस ओवरलैपिंग में क्या हो जाता है बेटा, जो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आए या ओवरलैपिंग हुई, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम की ही ऑर्बिटल से आ रहे हैं। इस टाइप को बेटा बोला जाता है ए। तो यहाँ पर भी देखो बना सकता हूँ इस तरीके से, एंड आई हैव रिटन हियर बी, इट कैन आल्सो बी। ठीक है, और यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेडेड रीजन, इसको बेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए और ये साइन, यानी ये बेटा ए ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी की एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए। ऐसे बॉन्डिंग को बेटा बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा मेरे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो कोवैलेंट में क्या था, एक ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे ऑर्बिटल से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, और वहां पर क्या हो चुकी है बेटा मेरे पास, शेयरिंग हो चुकी है, उसको कोवैलेंट बॉन्डिंग। जब एक एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर दूसरे फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, उसको बोला जाता है बेटा मेरे पास कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। सिंपल, क्लियर, इजीली इसको समझ लेंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग बेटा जो आती है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग में सबसे पहली एक बात आपको याद रखनी है बेटा, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, नो ओवरलैप, कोई ओवरलैपिंग बेटा होती ही नहीं, नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये सिर्फ क्या है बेटा मेरे पास, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती, ठीक है, इट इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे, मतलब बेटा मैंने Na+ लिखा, Na+ क्या हो जाता है 2,8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने यहाँ पर Cl- लिखा, इसकी क्या हो जाते हैं 2,8, कितने जाते हैं 18 हो जाता है 8, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखो ये Na+ और Cl- के बीच में बेटा कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है बेटा, मेरे को NaCl का मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। तो इसलिए बेटा याद रखना कि आयनिक बॉन्डिंग में कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोवलेंट बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग किसकी, ऑर्बिटल्स की। तो जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन बेटा हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो शेयर हो जाएगा, उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग वहां पर भी होती है ऑर्बिटल्स की, लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन बेटा ओवरलैपिंग हुई वो एक ही एटम से मेरे आ रहे होंगे और शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। क्लियर बेटा? यस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा आगे, ठीक है। अब मैं लिखवा रहा हूँ बेटा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, इन पॉइंट्स को याद रखना बेटा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ने से पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना। सबसे पहले बात बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ बेटा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट bonds formed by any atom in a molecule always equal to the number of unpaired electron, always equal to number of unpaired electron available, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। बेटा एक एटम उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा जितने उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल लिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा, ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल क्रक्स है बेटा सारे केमिकल बॉन्डिंग का। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और ये मैं दोनों काउंट करके बोल रहा हूं बेटा, कौन से, कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स दोनों बेटा कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल, इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ एक बार, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिखना है बेटा, लिख लिया, चलिए नेक्स्ट पेज पे। 1 मिनट सर। हाँ लिख लीजिए आराम से लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सारे। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट फिर से बता दो। फर्स्ट पॉइंट बेटा मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओके ओके सर, ओके। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों साथ में एक्सप्लेन करूंगा। सर डन, चलिए बेटा देखिए, मान लीजिए बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, बताइए। 1s2 2 हाँ 1s2 में लिखते हैं, चलो 1s2 में लिखते हैं। यहाँ पे लिखा बेटा मैंने 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट। 7 होता है यस इसका। यस आप सर बताइए, देखो इसके अंदर मेरे पास टोटल कितने मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा 2p के अंदर। यस यस सर ये कितने, ये बेटा जो मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कितने बनाएगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? ओके सर दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था बेटा, जो भी मेरे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उसके अंदर बेटा कितनी ऑर्बिटल होती है वैलेंस शेल में, वो वैलेंस शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती है बेटा बताओ। 2s और 2p कितनी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 4 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, यस और नो। 4। यस सर। हाँ तो लिख दो बेटा 4 ऑर्बिटल्स, इस बात को मत भूलना, ये बात अभी आपको कुछ बताऊंगा मैं कैसे। 4 ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल, 4 ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। तो बेटा जब 4 ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में होगी तो बेटा कितने बॉन्ड बना सकता है, ये मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है बेटा, 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, यस और नो। मैक्सिमम बॉन्ड्स
कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट मिला के। यस और नो? सर ये सेकंड पीरियड का दोबारा बता दो। सेकंड पीरियड में कितने ऑर्बिटल होती हैं? 1s2 2s2 2p। 2s और 2p से कितने मिलते हैं? s से बेटा मुझे 1 मिलते हैं, p से मुझे कितनी मिल जाती है? 3 मुझे p से मिल जाती है। और 3 तो इसके अंदर है ही नहीं ना, सेकंड पीरियड के अंदर 4 ऑर्बिटल तो होती है मेरे पास वैलेंस शेल में। यस और नो? यस सर। तो बेटा 4 वैलेंस शेल हैं, तो जितने बेटा मेरे पास इसमें वैलेंस शेल प्रेजेंट होंगी उतने तो बॉन्ड बना पाएगा। इसके पास स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है इसके अलावा और। यस और नो? ओके सर। जैसे आपको कई बार देखा होगा, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी, NH4 प्लस मेरे पास बनता है। यस और नो? यस सर। आपने न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया बेटा? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? हाँ सर, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो बेटा कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है? ये तो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इसने तो इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए था। यस और नो? हाँ सर। यस सर। लेकिन क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि बेटा ये मैक्सिमम बॉन्ड बना चुका है 4, ये 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। सेकंड पीरियड यस। का कोई भी एलिमेंट कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 भी बना सकता है। जैसे मेरे पास नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, चौथा बॉन्ड कैसा बनता है बेटा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे NH3 है, यहाँ पर बेटा लोन पेयर रह जाता है मेरे पास इसके ऊपर, और H प्लस के साथ क्या करेगा बेटा? फिर ये लोन पेयर अपना क्या करेगा? इसको डोनेट शेयर कर देगा। करेंगे। हाँ, ये शेयर करेगा। तो याद रखना बेटा, ये मैंने बताया टोटल बॉन्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना सेकंड पीरियड वाले हमेशा क्या बॉन्ड बनाएंगे बेटा? मैक्सिमम बॉन्ड 4 बनाते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया, इसको बार बार नहीं लिखाऊंगा, ये आपको ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा आगे। सेकंड पीरियड वाले सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। ये वाला जो केस बना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एक आयनिक बॉन्डिंग बन जाएगी। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। एक बार पीछे जाता हूँ। पहला पॉइंट क्या था बेटा? कि मॉलिक्यूल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या बनेंगे? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। दूसरा, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट मैक्सिमम बॉन्ड क्या बन सकते हैं बेटा? जितनी ऑर्बिटल अवेलेबल। ठीक है, सेकंड पीरियड में मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल ही होती हैं, तो बेटा हमेशा मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब चलता हूं मैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। और सर थर्ड ये जो पॉइंट ऑर्बिटल होंगी वो वैलेंस शेल में होनी चाहिए ना? इसमें होने चाहिए बेटा वैलेंस शेल। हाँ, ऑब्वियस बात है बेटा, वैलेंस शेल की ही बात करते हैं। ओके सर। इनर शेल वाले तो पहले ही फील्ड है, वो थोड़ी बनाएंगे। इनर शेल वाले तो अनपेड है ही नहीं, वो तो फील्ड है बेटा, वो नहीं बनाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बेटा बात करता हूं मैं, हाइब्रिड एक्सक्यूज ऑर्बिटल। मी सर। जी सर आपने जो फर्स्ट पॉइंट बताया है कोवलेंट बॉन्ड वाला, हाँ जी। सर वो कार्बन के लिए भी ठीक है? अच्छा, चलिए कार्बन के लिए करके देख लेते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट को कर देता हूँ। कार्बन बेटा मेरे पास कैसे होता है? 1s2 2s2 एंड 2p2 हो जाता है। यस और नो? क्लियर? यस सर। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये तो कार्बन में ये तो दोनों के दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये बेटा मेरे पास दोनों ऐसे प्रेजेंट है। क्लियर? बिल्कुल सही बोला बेटा। इसको देख के बोलोगे तो आप कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्या होता है, इसे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बेटा? ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा एक्साइट हो जाता है, इसको मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, इसको बोलता हूँ बेटा एक्साइटेशन। एक्साइट हो जाता है तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है। अब एक्साइट होने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पर आया? मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बेटा? 4 हो चुके हैं। यस और नो? यस सर। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा? मेरे पास 4 बॉन्ड। यस और नो? ओके सर। हाँ, कई केसेस में हमें देखने को मिलेगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा वो एक्साइट हो जाता है। अब नाइट्रोजन के केस में स्पेस ही नहीं है बेटा, मैं इसको ऑक्साइड कर ही नहीं पाऊंगा। हर केस में, जैसे मैं बोरोन की बात करता हूँ बेटा, बोरोन में क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p1 हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेटा मैंने p बनाया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बेटा मेरे पास ये, तो क्या होता है, इसको सूटेबल एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तो एक्साइट हो गया बेटा। अब मेरे पास s में इलेक्ट्रॉन और p में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनाता बेटा मेरे पास? ये मेरे पास बनाता बेटा 3 बॉन्ड बना लेता है। क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, हाँ। तो हमेशा याद रखना एक्साइटेशन वाला पार्ट इससे आगे ही आएगा। ये तो आपको जिसमें बेसिक बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी चैप्टर पढ़ेंगे छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है आपको, कि कोवेलेंट बॉन्ड जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल। जितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगी उतने ही बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए।
ठीक है, अब चलते हैं बेटा हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी आपको पता चलेगा हाइब्रिड होता क्या है, कभी बस लिख लो पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म stronger bonds, hybrid orbitals always form stronger bonds than unhybridized orbital, than unhybridized orbital। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिंपल है। बताऊंगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे चैप्टर का, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बेटा क्या होता है? इन 99.9% केसेस, इन 99% केस, in 99% cases first bond, in 99% cases first bond, जो पहला बॉन्ड बनता है बेटा, will always be, first bond will always be, first bond will always be, पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनता है बेटा? फर्स्ट बॉन्ड will always be सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपने सुना है बेटा या नहीं सुना? सुना है सर। सुना है? तो बेटा हमेशा सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन लेकिन कुछ केसेस में क्या बनता है बेटा? पाई बॉन्ड ही बनता है। बट इन सम केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इन सम केसेस first bond formed is pi bond also, first bond formed is pi bond also। ठीक है, पहला बॉन्ड हमेशा, पहला बॉन्ड वैसे तो बेटा हमेशा सिग्मा बनेगा, लेकिन कुछ केसेस में हमेशा क्या बनता है बेटा? ये पाई बॉन्ड ही बनता है। देखो ये दो पॉइंट आपको जब हम चैप्टर कर लेंगे ना, और जब आप इसको रिवीजन करने के लिए बैठोगे और सबसे पहले आप ये 4-5 पॉइंट ही पढ़ लोगे, तो आपको सारा चैप्टर ही समझ में आ जाए। इसलिए पहले लिखवा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसको लिखे फिर हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते सर रिटन। हैं। ठीक है, ठीक है चलिए, एक लास्ट पॉइंट है बेटा, उस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। मेरे पास लास्ट पॉइंट, वो पॉइंट हो जाता बेटा पाई बॉन्ड क्या बनाते हैं? कभी बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बनाते। चलो इसको रहने देते हैं, फिफ्थ पॉइंट को बाद में समझाएंगे। तो 4 पॉइंट बेटा याद रख लेना। सबसे पहला क्या होता है मेरे पास, कि मेरे पास सबसे पहला दो एटम के बीच में, एक एटम जितने उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या बनाता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जितनी बेटा उसके अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी, मैक्सिमम बॉन्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी। थर्ड पॉइंट बेटा क्या हो जाता है मेरे पास? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाला। ठीक है, ये मेरे पास हमेशा क्या बनता है बेटा? मेरे पास 99% केसेस में मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, और उसके बाद मेरे पास क्या बनता है बेटा? पाई बॉन्ड। बस ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आपको बेटा इजीली आसानी हो जाएगी चीजों को पढ़ने की। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए ये पॉइंट लिखवा दिया। अब बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बेटा मैं स्टार्टिंग में ना कुछ आयनिक बॉन्डिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम अपना सर आप स्टार्ट लिख करेंगे। रहे हो? क्यों, आपको दिख नहीं रहा बेटा? अभी तो नहीं लिख रहा फिलहाल, मैं अभी तो बता रहा था। ओके सर। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बेटा शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रखा है अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। फिर तो बेटा देखो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रखा है ना बेटा, तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो बेटा हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एक्साइटेशन थ्योरी। एक्साइटेशन थ्योरी देखो, ये एसएस थ्योरी किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको एक्साइटेशन थ्योरी बोलता हूँ। आपको समझने में बहुत ही आसान प्रॉब्लम, बहुत ही आसान करेगी। देखो बेटा क्या होता है एक्साइटेशन थ्योरी, मैंने अभी आपको बताया। मैं समझ लेता हूँ बेटा, मेरे पास एक कार्बन, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मेरे पास मान लो कार्बन, कार्बन के पास बेटा कितने यहाँ पर है? 1s2, 2s2 एंड 2p। यहाँ पर बेटा मेरे पास है, ये मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर 1 2 एंड 3 एंड 4। मैंने अभी आपको बताया कि बेटा अगर इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं, यानी जितने मैक्सिमम बॉन्ड ये बना सकता है,
इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे एक्साइट करना Right. पड़ेगा, यस और नो। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइट होके यहाँ जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाता है, मेरे पास 4 के 4 मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बेटा, अनपेड हो जाते हैं, 1 2 3 4। और जब चारों के चारों मेरे पास इलेक्ट्रॉन अनपेड हुए तो ये क्या बना सकते हैं बेटा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। ये तो चलो बेटा मैंने आपको कार्बन के बारे में बात बताई। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा बेटा आपके केस में फोस्फोरस, फोस्फोरस, ठीक है। फोस्फोरस बेटा कितना एटॉमिक नंबर होता है फोस्फोरस का, हाँ जी बताइए। 15. 15 की, ठीक है 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बेटा, 1s2 2s2 2p6, कितने हो चुके, 10 हो चुके, 3s2 एंड 3p, 3. ठीक है। बेटा जब मेरे पास थर्ड शेल में आ चुका हूं मैं, तो क्या मेरे पास 3D पॉसिबल होता है, बताओ। Yes, sir. 3D पॉसिबल होता है, ध्यान से, 3D जीरो, इसको बच्चे भूल जाते हैं। मैं बताऊंगा बेटा इसका क्या रोल होता है, बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है। इस छोटे से टॉपिक को समझ गए ना बेटा आपने, केमिकल बॉन्डिंग में जो क्वेश्चन आते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपने पकड़ लिया। देखो ध्यान से बेटा, जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, यानी 3s 3p 3d। तो बेटा अगर 3 है ना तो 3d भी मेरा प्रेजेंट होगा ही होगा, यस और नो। Okay, sir. ठीक है। Yes, अब sir. देखो बेटा मैं वैलेंस शेल को ना यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर फॉस्फोरस लिखा, मैंने लिखा बेटा यहाँ पर 3s 3p एंड बेटा मैंने यहाँ पर लिखा इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसको लिखा बेटा मैंने यहाँ पे 3d, क्योंकि फॉस्फोरस में 3d थी। अगर मैं इससे जस्ट नाइट्रोजन पे जाता हूँ, नाइट्रोजन में बेटा सिर्फ 2s और 2p था, वहां पर मेरे पास 3d या 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो चलिए अब देखो बेटा यहाँ पर क्या मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। तो देखो यहाँ पर लिखा बेटा मैंने 3s 3s2 3p3 लिखा बेटा मैंने 1 2 एंड 3, ठीक है। अब आप देख के बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 1 2 3 तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यस और नो। Yes, sir. 3 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं, और बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर आपको PCl3 देखने को मिलता है और PH3, ये नेचर में देखने को मिलते हैं आपको, PCl3 PH3। क्या बेटा मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के यहाँ पर पहुंचा सकता हूँ, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो बेटा, यही ये पॉइंट ध्यान समझना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के मैं हर केस में नहीं पहुंचा सकता। हर बार ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एनर्जी लेता है, बताऊंगा कैसे एक्साइट होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हर बार यहाँ नहीं पहुंचेगा, कुछ केसेस में पहुंचता है, कुछ केसेस में नहीं पहुंचता है। उसीलिए रीजन अभी आपको बताता हूँ, पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। उसीलिए बेटा मेरे पास PCl5 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो चुके हैं, तो PCl5 तो बेटा मेरे को मिलता है, लेकिन कभी मेरे को PH5 बेटा नहीं मिलेगा। ये बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट बाद में सिखा दूंगा। मेरे पास लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, वो तो बच्चों वाली बातें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। PCl5 बनता है, PH5 नहीं बनता। ये सारा का सारा बेटा रीजन कहाँ से मुझे मिलेगा, ये मिलता है मुझे बेटा एक्साइटेशन थ्योरी से। तो एक बार बेटा आप इसको लिख लो, मैं आपको एक्साइटेशन थ्योरी के कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ, फिर आप फटाफट इजीली देख के ही बता दोगे कि इस मॉलिक्यूल में तो एक्साइटेशन होगी, इस मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन नहीं होगी, और जिसमें एक्साइटेशन होती है मॉलिक्यूल ही बता दोगे आप कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्लियर, Sir, written. रिटर्न, ठीक है। तो देखो एक मैं मिनट बेटा सर. यहाँ, हाँ हाँ लिख लीजिए बेटा, ये नहीं करता ये करता है। हाँ जी बेटा, ठीक है, Yes, sir. ठीक है चलिए जी। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा एक्साइटेशन, एक्साइटेशन इसमें बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, सबसे पहला जो कंडीशंस है बेटा, कंडीशन फॉर एक्साइटेशन, कंडीशन फॉर एक्साइटेशन। ये बेटा एक्साइटेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, कि किस किस केसेस में ये एक इलेक्ट्रॉन जो बेटा मेरा प्रेजेंट था वो एक्साइट हो जाएगा और अनपेयर कर देगा अपने आप को, ताकि उसे मेरा कोवेलेंट बॉन्ड बन सके। सबसे पहला बेटा अवेलेबिलिटी,
availability of vacant orbital. Availability of low energy vacant orbital. Availability of low energy vacant orbital. बेटा देखो, अगर कोई लो एनर्जी का ऑर्बिटल वैकेंट होगा तभी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हाई एनर्जी में एक्साइट कर दूंगा, उसके लिए तो बेटा मुझे बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, उसको बेटा मैं एक्साइट नहीं कर पाऊंगा। दूसरा बेटा मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस टू पी एक्साइटेशन, S to P excitation is always favored, is always favored। बेटा जब S2 मेरे पास P एक्साइटेशन है, S और P में बेटा एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उस केस में बेटा मेरे पास S2 P एक्साइटेशन तो हमेशा पॉसिबल हो जाएगा। 3S 3P, S2P 2S2P कार्बन वाला केस था, तो S से P मेरे पास इलेक्ट्रॉन को मुझे अनपेयर एक्साइट करना था, बड़ा ही आसानी से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्साइट। क्यों? क्योंकि बेटा एनर्जी का रीजन हो जाता है, ठीक है। एस energy gap, as energy gap between S and P, as energy gap between S and P orbitals are very less, as energy gap between S and P orbitals are very less। ठीक है बेटा, क्या होता है, S और P के अंदर बेटा एनर्जी गैप हमेशा कम होता है। आप हमेशा मान के चलना है कि S और P में मेरे को अगर एक्साइट करना है, यानी S मेरे पास फुल है और P मेरे पास P2 है, ठीक है, तो P2 से बेटा P1 है, P2 है, तो आसानी से मेरे पास क्या हो जाता है, बिल्कुल इजीली क्या हो जाता है बेटा, एक्साइटेशन हो जाता है। बट ठीक है बेटा, बट P2D and S2D excitation, P2D and S2D excitation, P2D and S2D excitation will take place, P2D and S2D excitation will take place only when central atom contains electronegative side atoms। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। contains electronegative side atoms, electronegative side atoms, ठीक है, like halogens, कोमा ऑक्सीजन, कोमा नाइट्रोजन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बताता हूँ उसको। ये एक्सप्लेन, पूरी एक्सप्लेनेशन है बेटा, आपने अगर शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रखा है तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रखना कि बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होगा, जब मेरे पास लो कोई वैकेंट एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा बेटा S2P तो हमेशा एक्साइट कर देना, लेकिन P2D या S2D एक्साइटेशन बेटा, किसी का माइक ऑन है। P2D एंड S2D एक्साइटेशन बेटा तभी पॉसिबल हो पाएगी जब क्या होगा बेटा, मेरे पास साइड एटम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा ऐसा होता क्यों है। जी बेटा क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो अभी आपको बताता हूँ क्या हो, ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को। मतलब बेटा मेरे पास ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियस, इस यहाँ पर बेटा ये कोई एनर्जी है, ये मेरे पास S पे है बेटा, ये मान लो बेटा मेरे पास P है, यहाँ से मेरे पास T। आपको पता है बेटा न्यूक्लियस से सबसे पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पर इनका एनर्जी डिफरेंस है 1 जूल, और यहाँ पर बेटा भी एनर्जी डिफरेंस है 1 जूल, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस S2P तो मान के चलो मेरे पास 0.2 जूल मान के चलो, क्योंकि S2P तो बेटा मेरे पास एनर्जी गैप हमेशा कम ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एनर्जी इजीली मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। लेकिन बेटा P2D एनर्जी गैप ज्यादा होगा और S2D तो और भी एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजीली एक्साइट कर जाए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया, यहाँ मैंने एक केस बनाया, ठीक है, यहाँ पर लिखा केस 1, यहाँ पर मैंने लिखा
केस 1। केस 1 में क्या है बेटा, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम नहीं है। यहाँ पर बेटा लिखा मैंने केस 2। केस 2 में क्या है बेटा, व्हेन साइड एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हेन साइड एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब मेरे पास क्या हो बेटा, साइड एटम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो। उस केस में आप खुद बताइए बेटा, देखो जब बेटा मेरे पास साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट होगा तो क्या होगा बेटा, इस जो मेरे पास न्यूक्लियस है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, यस और नो? साइड एटम का काम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा नहीं खींचेगा न्यूक्लियस से, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा जब इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो बेटा इसके ऊपर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा नहीं होगा बेटा, आप बताइए बेटा, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, Yes, sir. क्योंकि बेटा अब इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन से दूर जा चुके हैं तो बेटा जो न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट जो बेटा इनके बीच का एनर्जी गैप था ना, वो पहले जो एनर्जी गैप बेटा 0.2 था, वो 0.2 से बेटा 0.1 और ये 1 जूल से बेटा क्या रह जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास जो एनर्जी गैप था ये बेटा अब मेरे पास रह जाएगा 0.5 जूल, मतलब हाइपोथेटिकली, और ये रह जाएगा बेटा 0.1। यानी क्योंकि बेटा साइड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो न्यूक्लियस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। एज ए रिजल्ट जो बेटा ये इलेक्ट्रॉन थे वो उसको थोड़ी अपनी तरफ खींच लेगा, ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ ऑर्बिटल्स खींचेगा तो इनके बीच का एनर्जी गैप कम। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड में लगने से यहाँ पर बेटा एस पी और डी, यहाँ से बेटा इजीली मेरे पास क्या हो सकती है, एक्साइटेशन हो सकती है P2D एंड S2D। समझ में आई बात बेटा, लॉजिक बन रहा है बात का या नहीं बन रहा? ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। दोबारा एक्सप्लेन कर दो, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ बेटा। व्हेन सर साइड एटम कैसे? देखो जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा PCl5 और बेटा मैंने लिखा PH5, तो यहाँ पर साइड एटम क्या है बेटा, Cl है, क्लोरीन है। यहाँ पर साइड एटम क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, यस और नो? यस सर। तो PH5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता बेटा क्योंकि PH5 में हाइड्रोजन साइड एटम है और साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो बेटा क्या करता है, ये जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ाता ही नहीं है, जबकि क्लोरीन क्या करेगा बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ा देगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पर एक्साइटेशन इजीली हो जाएगी और ये बेटा मेरे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलता। क्लियर? ओके सर। हाँ तो मैं लिख देता हूँ बेटा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम exist as side atom, when electronegative atom exist as side atom, ठीक है, it will increase effective nuclear charge, it will increase effective nuclear charge। ये बेटा क्या करता है, effective nuclear charge को increase कर देता है, and energy gap between S, P and d orbitals will decrease, energy gap क्या हो जाता है बेटा, will decrease, इन तीनों के बीच में energy gap will decrease and therefore क्या हो जाता है बेटा, as a result excitation become easy, ठीक है, समझ में आया? इसको लिखे, एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल PCl5 exist, PCl5 तो बेटा एग्जिस्ट करता है, बट PH5 does not exist, PH5 बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 exist बट PH5 does not exist। अब इसको बताऊंगा कैसे एग्जिस्ट नहीं करता, एक बार इसको लिख लीजिए बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेरे पास क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर जब हमने अकेला फास्फोरस लिया था तो उसके साथ कौन सा कोई साइड एटम था, तो तब क्यों नहीं चेंज हुआ, या सिर्फ साइड एटम होने पर ही चेंज बिल्कुल हुआ है? बेटा फास्फोरस कभी अकेला मिलेगा आपको नेचर में, क्या अकेला फास्फोरस मिला है तो P4 मिलेगा, एक फास्फोरस बाकी फास्फोरस के साथ बॉन्डिंग करेगा,
कभी ऐसे मिलेगा कि सिर्फ आपको ऐसे खाली फास्फोरस मिल रहा है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, मॉलिक्यूल तो बनाएगा ना यस यस डेट कंप्लीट हाँ कर। जी हाँ जी ओके सर ठीक है, लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। यस एक मिनट सर। अच्छा अच्छा लिख लीजिए। बस याद रखना बेटा, आपको बस एक सिंपल सी बात, देखो इसको फैक्ट को याद रखो कि जब भी साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो एक्साइटेशन हो जाएगी, अदरवाइज एक्साइटेशन नहीं होगी। ठीक है, किस केस में? जब मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूँ। सेकंड पीरियड की बात की तो बेटा वहां पे 2s और 2p है, s2p तो हमेशा हो जाएगा। अगर मुझे p2d करानी है या s2d एक्साइटेशन करानी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को होना बहुत जरूरी है। क्लियर? यहाँ पे Cl की बजाय कोई और हाँ बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ओके सर। सर चलिए, एक बार पेज नंबर 13 दिखा दो। हाँ जी 13 लिख लीजिए बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा? डन सर। ठीक है, चलिए चलिए, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा क्या बेटा? फास्फोरस। मैंने लिखा बेटा फास्फोरस, फास्फोरस को मैंने लिख दिया। वैलेंस शेल लिख रहा हूँ सीधा, यहाँ पे लिखा बेटा मैंने 3s, यहाँ पे लिखा बेटा मैंने 3p, और यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने 3d। तो यहाँ पर 3p फास्फोरस क्या हो जाता बेटा? 3s2 एंड 3p। ठीक है, देखो बेटा अब इस केस में इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा क्या बना सकता है? PCl3 बना सकता है और PH3 भी बना सकता है, क्योंकि बेटा इसको एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर बेटा इसको एक्साइट होना है, इसको एक्साइट होना है, तो बेटा जब मान लो मैंने यहाँ पर PCl5 बनाया, PCl मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा व्हेन क्लोरीन एक्ट एज साइड एटम। फोस्फोरो तो सेंट्रल एटम होगा हमेशा, व्हेन व्हेन क्लोरीन एक्ट एज साइड एटम। ठीक है, जब बेटा क्लोरीन एक्ट करेगा साइड एटम में, आपने देखा साइड एटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बेटा क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन विल टेक प्लेस। बस आपको इतना याद रखना है, साइड एटम हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एक्साइटेशन अकर्स। एक्साइटेशन अकर तो उस केस में क्या हो जाता है बेटा? मेरे पास ये मेरे पास 3s है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 3s का एक ऐसे 1 2 3, एंड बेटा यहाँ पर मेरे पास ये d है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा 3s 3p एंड 3d। अब बेटा इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा क्लोरीन जब लगा होगा तो ये कैसे बनाता है बेटा? PCl5 will exist। यस और नो? यस सर। अगर बेटा यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन लगा होता, ठीक है, हाइड्रोजन लगा होता, तो मैं कह सकता हूँ बेटा व्हेन व्हेन हाइड्रोजन एज साइड एटम, हाइड्रोजन एज साइड एटम। देखो क्लोरीन के साथ बेटा यहाँ पर ही बन सकता है, PCl3 भी बन सकता है और PCl5 बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। PCl3 भी बन सकता है और PCl5 भी। ठीक है, वो और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर हो गया, उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि PCl5 बनेगा। व्हेन हाइड्रोजन एज साइड एटम बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है? नो एक्साइटेशन अकर, नो एक्साइटेशन अकर, नो एक्साइटेशन अकर। यहाँ पर कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगी बेटा, नो एक्साइटेशन अकर। अब जब कोई भी बेटा एक्साइटेशन होगी नहीं तो उस केस में क्या हो जाता है बेटा? PH5 will not exist। yes or no? यस सर हाँ, तो बेटा PH5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है? उस केस में मेरे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो जब भी कोई एटम आपने, जब भी कोई आपको मॉलिक्यूल देखना वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम की क्या लिखनी है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। ठीक है, तब आप इजीली बता सकते हो अगर सेंट्रल एटम मेरे पास क्या है एक्स, अगर बेटा मेरे पास सेकंड पीरियड से है, ठीक है, तो उस केस में तो एक्साइटेशन हो जाती है। थर्ड पीरियड वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बेटा इसलिए अब देखो इस केस में ना, इसके मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 1 2 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन और पेयर कर देगा क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इसको मैं बाद में बताता हूँ, इसको मैं बाद में बताता हूँ, एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछना बेटा, क्वेश्चन आपने जितना पढ़ा है मुझे एक क्वेश्चन बताना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट और नॉट? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल एग्जिस्ट और नॉट? बताओ बेटा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? मैंने लिखा बेटा यहाँ पर ए लिखा मैंने H2O,
बी लिखा बेटा मैंने कौन सा H4O, सी लिखा बेटा मैंने क्या F2O, डी लिखा बेटा मैंने यहाँ पर F4O, ई लिखा बेटा मैंने यहाँ पर F6O, एफ लिखा बेटा मैंने यहाँ पर NH3, ठीक है बेटा। जी बेटा मैंने लिखा है यहाँ पर NH5, एच लिखा बेटा मैंने यहाँ पर NCl3, आई लिखा बेटा मैंने यहाँ पर NCl5, जे लिखा बेटा मैंने यहाँ पर PCl3, के लिखा बेटा मैंने यहाँ पर PCl5, एल बेटा मैंने यहाँ पर लिखा PH3, एम बेटा मैंने यहाँ पर लिखा PH5। हाँ जी बताओ बेटा इनमें से H2O क्या एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, यस और नो? करेगा यस सर। सर। यस सर। बिल्कुल करेगा। H4 एग्जिस्ट करेगा बेटा? नो नो सर। सर। ओ तो सर। इसका रीजन ध्यान से देख, मैं एक बार रीजन नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, रीजन देख। ऑक्सीजन बेटा मेरे पास कैसा होता है 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाता है बेटा 4 हो जाता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा 1s2 सॉरी 2s, और यहाँ पर बेटा मैंने बनाया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये बेटा मैंने बनाया 2p। तो देखो बेटा इसके पास दो तो मेरे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर दो तो मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। यस और दो मेरे पास कैसे प्रेजेंट है बेटा, ये दो मेरे पास ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, सिर्फ दो प्रेजेंट है, यस और नो? यस सर। पूरा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बेटा, ये One. दो कोवेलेंट बना सकता है, यस और नो? यस यस सर। सर। दो। और तो बेटा हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन हमेशा दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये बेटा ऑक्सीजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में बेटा कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन मेरे पास हो जाता है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1। भाई इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे मैंने आपको ऑर्बिटल वाला बताया था ना स्टार्टिंग में, इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेटा इसके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये ओवरलैप कर लेगा और दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये ओवरलैप कर लेगा। इसी वजह से बेटा क्या बना लेता है, मेरे पास H2O बनता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो। और देखो ये वाले दो मेरे पास जो क्या थे, जो बिल्कुल अनपेड नहीं थे, ये बेटा मेरे एज इट इज रह जाते हैं, यस और नो? यस सर। ये भी एक ऑर्बिटल में रहते हैं, ध्यान से बेटा ये भी ऑर्बिटल में रहते हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल शेयर नहीं हुई अभी तक, ठीक है। तो जब बेटा दो जो मेरे पास ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सेंट्रल एटम के ऊपर एज इट इज रह जाते हैं, उनको क्या बोलता हूं बेटा मैं, लोन पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा उनको, लोन पेयर। इसको याद रखना, लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस शेल में तो प्रेजेंट होते हैं बट पार्टिसिपेट नहीं करते डायरेक्टली बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है बेटा। प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल बट डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। देखो ये किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, ठीक है, बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डायरेक्टली, ठीक है, इन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग, सबसे सिंपल बात यही है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। देखो ये किसी को डोनेट तो कर सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना सकते हैं, यस और नो? यस सर। हाँ तो बनाते भी हैं, वो बाद में देखेंगे। तो बेटा देखो ये H2O बनता है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है H4O। H4 होने के लिए अगर बेटा, तो मैं इसको एक्साइट नहीं कर सकता, इसको एक्साइट कर दूं बेटा अगर मैं P से D में डाल दूं तो फिर ये H4O बना लेगा, यस और नो? लेकिन एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं हो जाएगा? एनर्जी डिफरेंस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या दिक्कत है एनर्जी डिफरेंस ज्यादा? अच्छा आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन लगा है इसलिए ओवरलैप नहीं हो पाएगा इस केस में, एक्साइटेशन नहीं हो पाएगी, यस? हाँ सर। अच्छा तो मतलब F4O एग्जिस्ट कर जाएगा बेटा, ये F4O ये एग्जिस्ट कर जाएगा? नो सर, ये भी नहीं। क्यों सर बेटा? ऑक्सीजन की बेटा ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं होती, कहाँ एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन को? क्लियर आई बात? ओके सर। हाँ बेटा देखो छोटी छोटी बात समझना है, यहाँ पर बेटा 3D 2D होती ही नहीं है ना, 3p होती नहीं है। तो बेटा इसमें याद रखना सेकंड पीरियड वाले हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएंगे, 1 2 3 4, इसको बेटा आप ऑर्बिटल मान के चलना, ठीक है। ये भी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है,
सेकंड पीरियड वाले में कभी भी एक्साइटेशन नहीं होगी। एसएपी तो हमेशा हो जाएगा, एक्साइटेशन थ्योरी सेकंड पीरियड वाले में काम नहीं करती, वो थर्ड पीरियड वालों के लिए होती है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो H4O एग्जिस्ट नहीं करता, F2 एग्जिस्ट करता है बेटा? हाँ जी, Yes, sir. F2O Yes, sir. Yes, बिल्कुल sir. करता है बेटा, बिल्कुल करता है। F4O एग्जिस्ट नहीं करेगा, F6O भी नहीं करेगा। No, sir. NH3 एग्जिस्ट करता है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. और NH5 No, sir. नहीं करेगा, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के पास तो अगेन नाइट्रोजन लिखता हूं तो क्या हो जाता है 1s2 2s2 एंड 2p3, यही अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा। यही क्या करेंगे, 3 बॉन्ड बना पाएंगे इसके साथ। अगर ये 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसके एक्साइट होना पड़ेगा, लेकिन सेकंड पीरियड होने की वजह से इसके पास बेटा ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। NCl3 करेगा बेटा, नहीं करेगा बताओ? करेगा सर। Correct. करता है बेटा। और NCl5 नो सर। नहीं करता। वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं। सेकंड पीरियड वाले बेटा हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, वो 5 बॉन्ड नहीं बनाते हैं, याद रखना। PCl3 बेटा एग्जिस्ट करेगा करेगा, और PCl5 एग्जिस्ट करेगा करेगा, PH3 एग्जिस्ट करेगा करेगा, और PH5 एग्जिस्ट। नहीं करेगा। बस देखो ये एक्साइटेशन थ्योरी की इतनी अच्छी पावर है बेटा, तो आप इजीली बता दोगे कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। और ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। जब हम देखेंगे किस तरीके से हमें इसको देखना है, तो इजीली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये मेरे पास बन जाता है। मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट तो बता ही दिया कि मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसे बोलते हैं, ठीक है। लोन पेयर तो मैंने आपको बोल दिया, इसमें ही चला जाता हूँ। ये हो जाता है बेटा मेरा लोन पेयर, और जो बेटा मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बन रहा है ना, इसको बोला जाता है बेटा बॉन्ड पेयर। इसको मैं लिखवाता हूँ भी आपको, इसको क्या बोला जाता है बेटा, बॉन्ड पेयर। सबसे पहले तो हमने ये सीख लिया कि आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कौन सा बॉन्ड मेरे पास बन सकता है और कौन सा बॉन्ड बेटा मेरे पास नहीं बन सकता। क्लियर? यस सर। चलिए बेटा, चलिए वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमें मैक्सिमम क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही पढ़ना है। आयनिक बॉन्डिंग तो सिर्फ एक इंटरेक्शन है, उसको मैं फटाफट आपको बाद में करा दूंगा। लैटिस एनर्जी वगैरह वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे के सारे मेरे पास प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ पर बेटा स्टार्ट करता हूँ मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बेसिक मैंने आपको इंट्रो इसीलिए दिया है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन इजी है, कौन सा नहीं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में मैं आगे जाता हूँ। ये कुछ फॉर्मल बातें हैं जो कि छोटी छोटी बातें हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग बेटा मेरे पास यहाँ पर 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है। सबसे पहला बेटा मेरे पास हो जाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी मैंने बताया बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक ऐसे ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, किसी दूसरी ऐसी ऑर्बिटल जिसमें दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसके साथ क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, उसे बोलता हूं बेटा मैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा बेटा यहाँ पर H2, मैंने लिखा यहाँ पर Cl2, मैंने लिखा यहाँ पर O2, ठीक है। तो बेटा इनके अंदर कैसे बॉन्डिंग होगी, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ। हालांकि यहाँ पे 2 बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर ओवरलैप हो चुकी है, ओवरलैपिंग में और इलेक्ट्रॉन को देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, ठीक है, किसी भी तरीके से दिखा सकता हूँ। अब बताओ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है बेटा, यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इलेक्ट्रॉन बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होगा, दोनों एटम के जस्ट बीचों बीच होगा। Center. सेंटर में। यस सर। किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोरीन है, बिल्कुल सेंटर में होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, बिल्कुल सेंटर में होगा। किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसलिए बेटा इसको बोलता हूँ नॉन पोलर। पोलर का मतलब हो जाता है चार्ज डेवलप हो जाना, यस और नो? यस Yes. सर। तो याद रखना, जब भी बेटा मेरे को इनको देखो क्या बोलता हूँ, इनको बोलता हूँ बेटा होमो डाइएटॉमिक या होमोन्यूक्लियर बोल देता हूँ, सिंपल बात है। होमोन्यूक्लियर का मतलब है कि सेम टाइप के दोनों एटम बेटा, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ये हमेशा कैसे मिलेंगे आपको बेटा, ये हमेशा आपको मिलेंगे नॉन पोलर। होमोटॉमिक होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे मिलते हैं आपको बेटा, हमेशा नॉन पोलर मिलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा दोनों के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होंगे। यस, तो ये होमोन्यूक्लियर क्या होता है? अच्छा, होमोन्यूक्लियर का मतलब हो जाता है बेटा सेम, न्यूक्लियर मतलब बेटा न्यूक्लियस, सेम न्यूक्लियस हो जिसका, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन है ना, सेम है, दोनों के दोनों क्लोरीन है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल के अंदर, यस और नो? यस सर।
तो इसको बोलता हूँ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी हो मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, सेम टाइप के एटम है, न्यूक्लियर मतलब बेटा एटम, ये न्यूक्लियस, सेम टाइप के न्यूक्लियस है दोनों के अंदर। क्लियर? ओके इसको लिखिए, फिर हम करते हैं बेटा आगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बताता हूँ आपको पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं। सर एक बार पेज नंबर 17 दिखा दीजिए। लीजिए बेटा, डन बेटा, यस ठीक है। चलिए, हाँ। इसमें बेटा मेरे पास दूसरा आता है पार्ट, वो हो जाता है कौन से वाला बेटा, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। पोलर कोवलेंट बॉन्ड लिख देता हूँ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल बात है बेटा, इसमें हो गया मेरे पास H F हो गया, H Cl हो गया। तो देखो बेटा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन का जो मेरे पास पेयर है ना, वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ होता है। इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। देखो इसका मतलब है डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है बहुत ही कम, थोड़ा सा। और यहाँ अगर डेल्टा नेगेटिव तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली बेटा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लोन पेयर को ना, अब सॉरी ये जो शेयर्ड बॉन्ड पेयर है ना, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये हो जाता बेटा डेल्टा नेगेटिव, ये हो जाता मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पर एक ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा, ये है मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये है जैसे हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि बेटा एक मेरे पास नेगेटिव, एक के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, एक का थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलता हूँ बेटा पोलर मॉलिक्यूल। यस और नो? यस ठीक है, चलिए खत्म बात। तो दो टाइप के बॉन्ड मिलते हैं मुझे कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर और पोलर। सेम टाइप के होंगे तो नॉन पोलर बोल देता हूँ, अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, HCl हो गया, HF हो गया, उनको बोला जाता है बेटा क्या, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब दोनों के दोनों अलग टाइप के मेरे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट। डेल्टा नेगेटिव का मतलब है कि थोड़ा सा इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया, तो थोड़ा सा बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा दूर गया, इसके ऊपर थोड़ा सा बेटा क्या जाता है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है बात। अब बेटा इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और लिखवाना है मेरे को कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर बेटा, वो है मेरे पास बेटा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। वैसे मैंने आपको बता दिया है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या हो जाता है बेटा, सिंपल सी बात है, मेरे पास जितने कोवलेंट बॉन्ड हो जाते हैं उनको बोला जाता है बेटा बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लिखा जाता है बेटा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इक्वल होता है बेटा बॉन्ड पेयर के, बॉन्ड पेयर की। सिंपल सी बात है बेटा। और जो मेरे पास बेटा लोन पेयर होता है, उसकी एक बार आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, बच्चों को लोन पेयर में दिक्कत आती है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करता उसे बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, अंदर वाले तो करते नहीं, उसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ वैलेंस से मतलब है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर which do not participate, which do not participate in bonding, which do not participate in bonding, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे क्या बोल देते हैं, लोन पेयर। मैंने एस्ट्रो का आपको एग्जांपल बता दिया था कि एस्ट्रो के अंदर बेटा मेरे पास क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको बेटा बोला जाता है लोन। क्लियर बेटा बात? लेकिन उसका जो वैलेंस शेल है उसमें तो मतलब एक ही लोन पेयर है ना। किसके अंदर, ऑक्सीजन है बेटा, एक ही लोन पेयर कैसे होगा, ऑक्सीजन आपने लिखा 1s2 2s2 2p, कितना हो चुका है बेटा यहाँ पर 4 हो चुका है। यस और नो? तो हाँ देखो सर, फिर इसके वैलेंस शेल में 2s और 2p आएंगे ना। 2s और 2p, हाँ वैलेंस शेल में दोनों आएंगे ना 2s एंड 2p। हाँ सर। तो एक तो ये हो गया, 1 2 3 और 4, एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर है, ये तो दो दो तो बॉन्ड बना लेते हैं ना। यस ओके और नो? सर। ओके हाँ तो दो लोन पेयर है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो बस ओके सर। इतना हमें, हाँ ठीक है, बेन लोन पेयर बॉन्ड पे। तो बस देखो इतनी सी हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए जिसकी मैं बता सकूं कि क्या मेरे पास लोन पेयर होता है, क्या मेरे पास बॉन्ड पेयर होता है। बाकी आगे जब एग्जांपल करेंगे और मॉलिक्यूल को एक्सप्लोर करेंगे हम, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रेशियो पूछता है आपसे। अभी बॉन्डिंग मैंने पूरा अच्छे स्टार्ट नहीं किया,
आज तो सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया ही दिया है किस तरीके से बेटा हमें पता इसको आगे प्रोसीड करना। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा जी। फजान रूल वगैरह तो आपने कर रखा है पहले क्लासेस में अच्छे से, वो हमें नहीं करना, हम बेसिकली बॉन्डिंग के पार्ट को ही अच्छे से एक्सप्लोर करें। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए फिर मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी फिर हम बेटा कल ही क्लास में इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Okay, आज मैं sir. ज्यादा नहीं कराऊंगा। थैंक यू सर। चलिए बेटा, सर ये सर पीडीएफ आपकी रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दो कि पीडीएफ, हाँ जी Sir, मैं ये पीडीएफ कर लेता हूँ। सर रिकॉर्डिंग yes, सर ठीक है, मेरे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग और पीडीएफ अभी भेज देता हूँ मैं, ठीक है बेटा? okay, sir. ओके, 5-10 मिनट में थैंक सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक्स। ओके बेटा।